नमस्कार मेरे आध्यात्मिक मित्रों। हमारे जीवन में सबसे बड़ा धोखा कौन देता है? एक खुला हुआ शत्रु जिसकी तलवार हम देख सकते हैं, या वह जो मित्र का मुखौटा पहने हमारे साथ बैठकर मुस्कुराता है पर अंधेरे में हमारी ही पीठ में छुरा घोंपता है? मित्रता एक अनमोल वरदान है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि हर मीठा शब्द बोलने वाला मित्र नहीं होता? यह कहानी है वज्रगढ़ के एक ऐसे ही वीर युवक की जिसने मित्रता पर अटूट विश्वास किया और उसे बदले में विष का घड़ा मिला। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे उस विष के घड़े को पहचाने जिसके मुख पर दूध की एक पतली परत होती है। यह कथा आचार्य चाणक्य के उस महान सूत्र को जीवंत करती है जो हमें सच्चे और झूठे मित्रों के बीच का भेद बताती है। परोक्ष कार्यहंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम, अर्थात जो पीठ पीछे काम बिगाड़े और सामने मीठी मीठी बातें करे, ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे मुंह पर दूध रखे विष के घड़े को त्याग दिया जाता है। यह कहानी आपकी आंखों को वह देखने की क्षमता देगी जो अक्सर मधुर शब्दों के पीछे छिपा होता है। प्राचीन भारत के गौरवशाली साम्राज्यों में से एक था वज्रगढ़। महाराज विक्रमादित्य के कुशल नेतृत्व में यह राज्य समृद्धि और शक्ति के शिखर पर था। महाराज की सेना में 2 युवा योद्धा थे जिनकी प्रतिभा और पराक्रम की चर्चा पूरे साम्राज्य में थी, चंद्रगुप्त और भद्रशाल। चंद्रगुप्त एक कुलीन वंश का शांत, गंभीर और अपनी असाधारण रणनीतिक समझ के लिए जाना जाता था। उसका हृदय निर्मल था और वह हर किसी पर, विशेषकर अपने मित्रों पर, सरलता से विश्वास कर लेता था। दूसरा था भद्रशाल। वह भी उतना ही प्रतिभाशाली और वीर था, पर उसके भीतर एम्बिशन की एक प्रचंड अग्नि जलती थी। वह चंद्रगुप्त का बचपन का मित्र था। दोनों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा पाई थी, एक ही साथ शस्त्र चलाना सीखा था और एक ही थाली में भोजन किया था। सबके लिए उनकी मित्रता एक मिसाल थी। भद्रशाल चंद्रगुप्त के सामने हमेशा मीठे और प्रशंसनीय शब्द बोलता था। वह चंद्रगुप्त की हर योजना की सराहना करता और उसे अपना सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत बताता था। चंद्रगुप्त भी भद्रशाल को अपने भाई से बढ़कर मानता था और अपने हृदय की हर गोपनीय बात उससे साझा करता था। परंतु जैसे जैसे चंद्रगुप्त का यश और महाराज की उस पर कृपा बढ़ती गई, भद्रशाल के हृदय में प्रशंसा की जगह ईर्ष्या की एक विषबेल उगने लगी। वह बाहर से तो चंद्रगुप्त की सफलता पर मुस्कुराता, पर भीतर ही भीतर वह उस सफलता से जलता था। वह स्वयं को चंद्रगुप्त से कम नहीं समझता था और मानता था कि राज दरबार में जो सम्मान चंद्रगुप्त को मिल रहा है उसका असली अधिकारी वह है। दरबार के वृद्ध महामंत्री आर्यभट्ट, जिनकी अनुभवी आंखें मनुष्य के मन को पढ़ लेती थीं, वे भद्रशाल की इस मुस्कुराहट के पीछे छिपी ईर्ष्या को भांप गए थे। उन्होंने कई बार चंद्रगुप्त को सांकेतिक भाषा में सचेत करने का प्रयास किया। पुत्र, जिस पात्र में दूध बहुत शांत और स्थिर दिखाई दे, उसे पीने से पहले उसकी गहराई अवश्य जांच लेनी चाहिए। पर चंद्रगुप्त अपनी मित्रता के विश्वास में इतना अंधा था कि वह इस चेतावनी के गूढ़ अर्थ को समझ ही नहीं पाया। जल्द ही वह समय आया जब महाराज विक्रमादित्य ने उत्तर की सीमा पर हो रही घुसपैठ को रोकने के लिए एक कुशल सेनापति का चुनाव करने का निश्चय किया। यह पद अत्यंत सम्मानजनक और शक्तिशाली था। महाराज ने घोषणा की कि वे चंद्रगुप्त और भद्रशाल दोनों को 3-3 कार्य सौंपेंगे। जो भी इन कार्यों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होगा वही इस पद का अधिकारी होगा। चंद्रगुप्त इस परीक्षा के लिए उत्साहित था। उसने इसे अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर माना। भद्रशाल ने भी उत्साह दिखाया। उसने चंद्रगुप्त को गले से लगाकर कहा, मित्र, प्रतिस्पर्धा चाहे जो भी हो, हमारी मित्रता इससे ऊपर है। तुम जीतो या मैं, विजय तो वज्रगढ़ की ही होगी। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। चंद्रगुप्त अपने मित्र के इन मधुर वचनों को सुनकर भाव विभोर हो गया। उसे लगा कि ऐसा मित्र पाकर वह कितना भाग्यशाली है। चंद्रगुप्त को पहला कार्य मिला। सीमा पर स्थित सुवर्णगिरी की चौकी तक रसद और शस्त्रों का एक बड़ा कारवां सुरक्षित पहुंचाना। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम था और डाकुओं के हमलों के लिए कुख्यात था। चंद्रगुप्त ने कई रातों तक जागकर एक बहुत ही गोपनीय और सुरक्षित मार्ग की योजना बनाई।
उसने मार्ग के हर पड़ाव, हर गुप्त रास्ते को अपने मानचित्र पर अंकित किया। अपनी इस योजना पर उसे पूरा विश्वास था। उस रात उसने अपने सबसे प्रिय मित्र भद्रशाल को अपने कक्ष में बुलाया और अपनी पूरी योजना उसके समक्ष रख दी। भद्रशाल, उसने कहा, देखो, मैंने यह मार्ग खोजा है। यह सामान्य मार्ग से लंबा है, पर पूरी तरह से सुरक्षित है। इस योजना के बारे में केवल तुम, मैं और महाराज जानते हैं। भद्रशाल ने उस मानचित्र को ध्यान से देखा और चंद्रगुप्त की पीठ थपथपाई। अद्भुत मित्र, अद्भुत। तुम्हारी बुद्धि सच में अप्रतिम है। कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम इस मार्ग से जाओगे। तुम्हारी सफलता निश्चित है। यह सुनकर चंद्रगुप्त का आत्मविश्वास और भी बढ़ते गया। अगले दिन चंद्रगुप्त ने उस कारवां का नेतृत्व किया। वह अपनी योजना के अनुसार उसी गुप्त मार्ग पर आगे बढ़ा। पहले 2 दिन सब कुछ शांत रहा, पर तीसरी रात जब कारवां एक संकरी घाटी से गुजर रहा था तो अचानक चारों ओर से डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। ऐसा लगता था मानो वे उनके आने का ही इंतजार कर रहे थे। एक भयंकर युद्ध हुआ, पर चंद्रगुप्त के सैनिक तैयार नहीं थे। डाकुओं ने पूरा कारवां लूट लिया और चंद्रगुप्त को किसी तरह अपनी जान बचाकर वापस लौटना पड़ा। यह उसकी पहली और बहुत बड़ी विफलता थी। वह अपमान और ग्लानि से भर गया। जब वह थका हारा और निराश राजधानी लौटा तो भद्रशाल ही पहला व्यक्ति था जो दौड़कर उसके पास आया। ओह मेरे मित्र, यह क्या हो गया? भद्रशाल ने उसे गले लगाते हुए कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारी योजना तो अचूक थी। अवश्य ही उन सैनिकों में से कोई गद्दार रहा होगा, या उन डाकुओं का भाग्य प्रबल था। तुम चिंता मत करो मित्र। असफलता तो वीरता का एक आभूषण है। अगली बार तुम अवश्य सफल होगे। भद्रशाल के इन मीठे और सहानुभूति भरे शब्दों ने चंद्रगुप्त के जले हुए हृदय पर मरहम का काम किया। उसे लगा कि चाहे पूरी दुनिया उसके विरुद्ध हो जाए, उसका मित्र हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उसने भद्रशाल के अनुमान पर विश्वास कर लिया और अपनी हार का दोष अपने भाग्य को दिया। महाराज ने चंद्रगुप्त को एक और अवसर दिया। इस बार कार्य था पड़ोसी पहाड़ी जनजाति के मुखिया भीमसेन के साथ एक मैत्री संधि करना, जो वज्रगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। चंद्रगुप्त इस बार और भी सतर्क था। उसने उस जनजाति की परंपराओं, उनकी पसंद नापसंद पर गहन अध्ययन किया। उसने फिर से भद्रशाल से सलाह ली। मित्र, मैं मुखिया भीमसेन के लिए कुछ उपहार ले जाना चाहता हूं। तुम बताओ, क्या भेंट उचित रहेगी? भद्रशाल ने कुछ देर सोचने का नाटक किया और फिर बोला, मित्र, वे जंगली लोग हैं। वे सोने चांदी का मूल्य क्या जाने। तुम उनके लिए उत्तम मदिरा और कुछ विदेशी मांस ले जाओ। वे प्रसन्न हो जाएंगे। सामने से यह सलाह बहुत अच्छी लग रही थी। चंद्रगुप्त को यह बात उचित लगी। उसने बेहतरीन मदिरा और अन्य वस्तुएं लेकर अपनी यात्रा आरंभ की। पर जब वह भीमसेन की सभा में पहुंचा और वे उपहार भेंट किए तो मुखिया का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम्हारा यह साहस कैसे हुआ, वज्रगढ़ के दूत? भीमसेन गरज कर बोला, क्या तुम नहीं जानते कि हमारी जनजाति मदिरा और मांस को अधर्म मानती है? तुम हमारे सबसे पवित्र नियमों का अपमान करने आए हो। यह मित्रता का प्रस्ताव नहीं, यह हमारा घोर अपमान है। भीमसेन ने चंद्रगुप्त को तुरंत अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। संधि की बात तो दूर, अब दोनों राज्यों के बीच शत्रुता के बीज बोए जा चुके थे। चंद्रगुप्त जब दूसरी बार विफल होकर लौटा तो वह पूरी तरह से टूट चुका था। उसका आत्मसम्मान धूल में मिल गया था। इस बार भी भद्रशाल ने उसे सहारा दिया। मित्र, यह तो बहुत बुरा हुआ। लगता है दरबार में कोई तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें गलत सलाह दे रहा है। तुम चिंता मत करो। महाराज तुम्हारी योग्यता को जानते हैं। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। भद्रशाल की बातें चंद्रगुप्त को शहद की तरह मीठी लग रही थीं, पर वास्तव में वे विष थीं, जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को मार रही थीं और उसे अपने आसपास के अन्य निष्ठावान मंत्रियों के प्रति संदेह से भर रही थीं। इस बार महामंत्री आर्यभट्ट ने चंद्रगुप्त को अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने शांति से कहा, पुत्र, लगातार 2 विफलताओं का कारण केवल दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तुम अपनी योजनाओं पर किसके साथ चर्चा करते हो? चंद्रगुप्त ने तुरंत उत्तर दिया, केवल अपने परम मित्र भद्रशाल के साथ। आर्यभट्ट ने गहरी दृष्टि से उसे देखते हुए कहा,
चंद्रगुप्त, जिस घड़े के मुंह पर केवल दूध दिखाई दे, उसके भीतर झांके बिना उस पर विश्वास मत करना। विष हमेशा मीठी चीजों में ही मिलाकर दिया जाता है। चंद्रगुप्त को यह बात बुरी लगी। महामंत्री जी, आप मेरे मित्र पर संदेह कर रहे हैं, यह असंभव है, वह कहकर वहां से चला गया। पर आर्यभट्ट के शब्दों ने उसके मन में एक छोटा सा संदेह का बीज बो दिया था। महाराज ने चंद्रगुप्त को अंतिम अवसर दिया। इस बार कार्य सबसे कठिन और सबसे गोपनीय था। शत्रु राज्य महिष्मती का एक गुप्तचर वज्रगढ़ के राज दरबार में छिपा हुआ था और सारी गोपनीय सूचनाएं बाहर भेज रहा था। चंद्रगुप्त को उस गुप्तचर की पहचान करनी थी। इस बार चंद्रगुप्त के जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। वह अपनी कक्ष में बैठकर सोच रहा था। उसे आर्यभट्ट के शब्द याद आ रहे थे। क्या सच में भद्रशाल? नहीं, उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था। पर 2 बार की विफलता कोई संयोग नहीं हो सकती थी। अंततः उसने एक साहसी और खतरनाक निर्णय लिया। उसने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उसने 2 भिन्न भिन्न सैन्य योजनाओं के नकली दस्तावेज तैयार किए। पहली योजना, योजना अ, एक सामान्य आक्रमण की योजना थी। दूसरी योजना, योजना ब, एक अत्यंत गोपनीय और निर्णायक आक्रमण का विवरण देती थी, जिसमें एक गुप्त सुरंग के रास्ते महिष्मती के किले पर हमला करने की बात लिखी थी। यह सुरंग का रहस्य केवल महाराज और कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था। उस शाम वह भद्रशाल के पास गया। वह बहुत परेशान दिख रहा था। मित्र, मैं समझ नहीं पा रहा कि गुप्तचर कौन है, पर मैंने महाराज के साथ मिलकर एक आक्रमण की योजना बनाई है। उसने भद्रशाल को योजना अ के बारे में विस्तार से बताया। भद्रशाल ने हमेशा की तरह उसकी प्रशंसा की। अद्भुत, यह योजना सफल होगी मित्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर चंद्रगुप्त ने जानबूझकर योजना बे वाले दस्तावेज को अपने कक्ष में एक ऐसी जगह पर रख दिया जहां किसी की भी नजर आसानी से पड़ सकती थी, और भद्रशाल से कहा, मित्र, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, मैं बहुत तनाव में हूं। भद्रशाल ने उसे सांत्वना दी और वहां से चला गया। पर चंद्रगुप्त जानता था कि भद्रशाल की ईर्ष्या उसे वापस जरूर लाएगी। चंद्रगुप्त ने अपने कुछ सबसे वफादार गुप्तचरों को अपने ही कक्ष की निगरानी पर लगा दिया था, और वही हुआ जिसकी चंद्रगुप्त को आशंका थी। आधी रात को भद्रशाल एक चोर की तरह चुपके से उसके कक्ष में आया। उसने वह योजना बे वाला दस्तावेज चुराया और अंधेरे में गायब हो गया। चंद्रगुप्त के गुप्तचरों ने उसे एक विदेशी व्यापारी के भेष में आए एक व्यक्ति को वह दस्तावेज देते हुए देखा। जब गुप्तचरों ने यह समाचार चंद्रगुप्त को दिया तो उसका हृदय टूट गया। जिस मित्र पर उसने अपनी आत्मा से अधिक विश्वास किया था, वही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा था। उसे महामंत्री आर्यभट्ट के शब्द याद आए, विष्कुंभम पयोमुखम। भद्रशाल वास्तव में वही विष का घड़ा था जिसके मुख पर मित्रता का दूध था। अगले दिन राजसभा में महाराज विक्रमादित्य चंद्रगुप्त की अंतिम विफलता की घोषणा करने वाले थे। तभी चंद्रगुप्त आगे बढ़ा। उसने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैंने गुप्तचर को पहचान लिया है। सभा में सन्नाटा छा गया। चंद्रगुप्त ने कहा, कल रात मैंने एक झूठी सूचना फैलाई कि हम एक गुप्त सुरंग से महिष्मती पर आक्रमण करने वाले हैं। आज सुबह हमारे सैनिकों ने उसी सुरंग के मुहाने पर महिष्मती के सैनिकों की एक पूरी टुकड़ी को घात लगाकर बैठे हुए पकड़ा है। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई। और यह सूचना, चंद्रगुप्त ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, उन तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा मित्र भद्रशाल है। भद्रशाल का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ है, यह मेरे विरुद्ध एक षड्यंत्र है, वह चिल्लाया। पर चंद्रगुप्त ने अपने गुप्तचरों द्वारा दिए गए प्रमाण प्रस्तुत कर दिए। दूध की परत हट चुकी थी और विष का घड़ा सबके सामने था। भद्रशाल के विश्वासघात का अपराध सिद्ध हो गया। महाराज ने उसे देश निकाले का दंड दिया। चंद्रगुप्त यद्यपि एक मित्र को खोने के दुख से भरा था, पर आज उसने एक अमूल्य सबक सीखा था। उसने उस विष के घड़े को पहचानकर उसे अपने जीवन से निकाल फेंका था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में शत्रुओं से अधिक हमें उन मित्रों से सावधान रहना चाहिए जो हमारे मुख पर तो शहद की वर्षा करते हैं, पर पीठ पीछे हमारे काम को बिगाड़ने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। आचार्य चाणक्य का सूत्र हमें यही चेतावनी देता है कि ऐसे मित्र विष के उस घड़े के समान हैं
जिसके मुख पर तो दूध रखा होता है, पर भीतर प्राण हर लेने वाला हलाहल भरा होता है। जैसे हम ऐसे घड़े को बिना सोचे त्याग देते हैं, वैसे ही हमें ऐसे कपटी मित्रों को अपने जीवन से तुरंत निकाल देना चाहिए। सच्ची मित्रता विश्वास की नींव पर टिकी होती है, मीठे शब्दों के दिखावे पर नहीं। अपने मित्रों को चुनते समय अपनी आंखें और बुद्धि दोनों को खुला रखें, क्योंकि एक झूठा मित्र 100 शत्रुओं से भी अधिक घातक होता है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि इस कहानी से आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्राचीन और अद्भुत कहानियां लाते रहें। धन्यवाद। आपका प्रेरक साथी वेदार्श।